हे हाय एवरीवन। आज हम लक्ष्मीकांत का चैप्टर 1 करेंगे, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। आई ट्राई टू फिनिश इट ऑफ पूरा लक्ष्मीकांत के सारे चैप्टर्स। फर्स्ट विल स्टार्ट विद फर्स्ट पार्ट 1, चैप्टर 1, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, ये जो फर्स्ट चैप्टर है ना कहीं आपकी जो मॉडर्न हिस्ट्री है उससे रिलेटेड है। एक्चुअल में कहाँ से कॉन्स्टिट्यूशन का स्टार्ट होता है, क्या क्या जो भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसका जो फ्रेमवर्क है वो कैसे कह सकते हैं कि कैसे कुछ फीचर्स जो ब्रिटिश अब रूल कर रहे थे वहाँ कुछ इवेंट्स हुए, उन्होंने कुछ लीगल फ्रेमवर्क बनाए और वो जो है वो इन्फ्लुएंस किया हमारा जो प्रेजेंट में कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया में। तो अगर आप फर्स्ट चैप्टर में देखोगे तो इसमें स्टार्टिंग में बताया गया कि ब्रिटिशर्स कब आए, लाइक दे केम इन 1600, ठीक है। वो 1600 में आते हैं एज अ ट्रेडर की तरह, ईस्ट इंडिया कंपनी है ना। और कैसे आते हैं, दैट वाज थ्रू द चार्टर जो कि उनको क्वीन एलिजाबेथ वन ने ग्रांट किया करके रखा होता है, ठीक है। इनका मेन पर्पस ही था कि ये ट्रेडिंग करेंगे। बट अगर आप 1765 तक जाओ, यहाँ तक अगर आप जाओगे तो ये पूरी तरीके से सिर्फ ट्रेडिंग में थे। बट यहाँ पर क्या होता है, इनको दीवानी राइट्स मिल जाती है। दीवानी राइट्स का मतलब होता है कि जो भी रेवेन्यू से रिलेटेड राइट हो गया, सिविल जस्टिस की चीजें हो गई, वो इनको मिल गई। और इससे ये यहाँ तक यू कैन से लाइक लेट मी जस्ट ड्रॉ इट हियर, या तो यहाँ तक अगर आप देखोगे पूरी तरीके से ये सिर्फ ट्रेडिंग कर रहे थे, ठीक। और यहाँ पे क्या हुआ, इनको मिल गया दीवानी राइट्स। कहाँ का, बंगाल का, बिहार का और उड़ीसा का, ठीक है। अब जैसे इनको ये मिलता है, ये यहाँ की दीवानी राइट्स मिलती है, हम बोल सकते हैं कि जो इनका टेरिटोरियल एक्सपेंशन है ना वो यहीं से स्टार्ट होता है। इनको टेरिटोरियल पावर मिलना शुरू हो गई, ठीक है। ओके, तो 1600 से 1765 तक ये कहानी चली थी। देन आपको सबको पता होगा 1857 का जो रिवॉल्ट हुआ था, 1857 की क्रांति। उसके बाद में ही अगर आप देखोगे तो क्राउन रूल स्टार्ट हो गया था। 1858 एक एक्ट बना। पहले क्या होते थे कि मतलब अभी हम पढ़ेंगे आगे कि कैसे कैसे एक्ट बने, कैसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में पावर थी एंड देन क्या हुआ कि जो पावर थी वो कहीं ना कहीं किसके हाथ में चली गई, क्राउन के पास में चली गई, ठीक। 1858 की बात कर ली हमने। उसके बाद क्या होता है कि यहाँ से यहाँ तक का आता है कि जब हम इंडिपेंडेंस के लिए अपना लड़ झगड़ रहे थे, है ना। तो 1858 इस ड्यूरेशन में अगर आप देखोगे तो जो पावर थी यहाँ तक इट वाज ऑल ओके, लेकिन जब सिपाही म्यूटनी हुई उसके चक्कर में यहाँ पे क्राउन रूल स्टार्ट हो गया। देखो ये बहुत ही ऊपर से बता रही चीजें। अभी 1765 से 1858 तक बहुत सारी चीजें हुई, 1858 से 1947 तक बहुत सारी चीजें हैं, वो पूरा हम डिस्कस करेंगे। और इवन ये मॉडर्न हिस्ट्री का भी पार्ट है, तो अगर आपने स्पेक्ट्रम पढ़ी होगी तो आपको कुछ आइडिया होगा। बट हमारा मेन पर्पस यहाँ पे पढ़ने का ये है कि जो भी इवेंट्स हुए जब ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे, तो उन इवेंट्स के दौरान उन्होंने कुछ लीगल फ्रेमवर्क्स बनाए, ठीक है, कि कैसे जो भी गवर्नमेंट है कैसे उसका ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, कैसे फंक्शन करे और एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होना चाहिए। और वही चीज हमने क्या किया, हमने अडॉप्ट की है, ठीक है, अपने कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में। 1947 में, ठीक है, हम आजाद तो हो गए, देयर वाज अ नीड टू हैव द कॉन्स्टिट्यूशन, करेक्ट। और ऐसा नहीं है कि 1947 में अचानक से कॉन्स्टिट्यूशन बन गया। इसकी शुरुआत जो हुई है ना वो 1934 में ही एम.एन. रॉय ने कर दी थी, ठीक है। इन्होंने प्रपोज किया था कॉन्स्टिट्यूशन का आइडिया, ठीक है। देन 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म हुई, गॉट इट। देन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आया कब, 26 जनवरी 1950, ठीक है। ये ऊपर से पूरी कहानी वगैरह चल रही है, ये चीजें हुई थी, कुछ ये इवेंट्स हुए। अब हम बात करेंगे एक्चुअल में जो हमारे रूल्स, जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविजंस हैं वो आए कहाँ से, शुरुआत कैसे हुई। जो ओके, तो जो सबसे पहला जो कंपनी रूल, हम सबसे पहले बात करेंगे कंपनी रूल की, ठीक है। तो हम बात करते हैं कंपनी रूल की, जो कि 1773 से लेके कंपनी रूल 17
Oh God, 1773 to 1858 तक, ठीक है। क्योंकि अगर आप इसके बाद देखोगे ना, तो यहाँ से शुरुआत हो जाती है आपकी ग्राउंड रूल की। सबसे पहला रेगुलेटिंग एक्ट, इसके बारे में सिर्फ पढ़ेंगे। गाइस अगर नोट्स बनाना है बनाओ, सब कुछ लक्ष्मीकांत में है। यू नीड बस इसको सुनने की कोशिश करो कि जो भी बता रही हो। आई वुड से नोट्स बनाना इज नॉट रिक्वायर्ड, आई एम जस्ट टेलिंग यू कि क्या क्या चीजें हों, ठीक है। अब रेगुलेटिंग एक्ट 1773 जो भी है, इसका जो है ना कॉन्स्टिट्यूशनल इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा है। पहली चीज, पहली बार ऐसा हुआ जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, उन्होंने जो मतलब दैट इज यू कैन से लाइक इट्स अ फर्स्ट स्टेप जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लिया था, ताकि जो ईस्ट इंडिया कंपनी पहले से ही इंडिया में आई हुई है, इसको रेगुलेट और कंट्रोल किया जा सके, ठीक है। इसके पहले इनके ऊपर कोई अथॉरिटी एज सच नहीं थी जो कंट्रोल और रेगुलेट कर रही हो, ठीक है। और इनको पहली बार पॉलिटिकल, अभी तक ये सिर्फ ट्रेडिंग में थे, ठीक है, बट यहाँ से शुरुआत होती है थोड़ी थोड़ी। 1765 में इनको दीवानी राइट्स मिला, तो हमने बोला कि वो ट्रेडिंग से टेरिटोरियल पावर पे आ गए, बट वो एक साथ तो हुआ नहीं होगा, ग्रेजुअली हुआ। तो ग्रेजुअली अगर आप देखोगे 1773 का जो एक्ट था, इसके तहत इनको पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस मिल गए कुछ, ठीक है। अब दीवानी राइट्स अचानक तो आया नहीं, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस मिल गए, ठीक है। और यहीं से स्टार्ट होता है हमारा सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन। जब भी हम सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं, तो ये जो है स्टार्ट हुआ हमेशा याद रखना, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो स्टार्ट हुआ 1773 से, और ये पीक पे आपको पता है कब पहुंचा था, 1833 के एक्ट में। और डिसेंट्रलाइजेशन आपका ये स्टार्ट होता है आफ्टर 1858। हम डिस्कस करेंगे कि कब कब क्या चीजें हुई हैं। अब इसके फीचर्स में क्या क्या आपको याद करके रखना है, वो इम्पोर्टेंट फीचर्स क्या क्या हैं इसके। पहली चीज ये कि गवर्नर जो था बंगाल का, गवर्नर ऑफ बंगाल को कहना शुरू कर दिया गया एज दी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ओके। पहले गवर्नर जनरल, भाई ये मैं नहीं बताऊंगी, जस्ट एक कमेंट पे लिखो कौन था पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। उसके बाद गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बन गए। अभी तक पहले क्या था, जो बंगाल, मद्रास और बॉम्बे, यहाँ के जो थे वो सबका जो स्टेटस था इट वाज ऑल इक्वल, ठीक है। और किसी का जो वर्क था वो किसी पे डिपेंड नहीं करता था। बट अब क्या हो गया, इस एक्ट के तहत ये जो बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर थे, ये सबऑर्डिनेट हो गए थे to the Governor General of the Bengal. So it's this is what the centralization is. This is what the centralization is. किसी एक के हाथ में पावर आना, करेक्ट। ओके, ये हो गया। What else they did through this act? सुप्रीम कोर्ट आया। सुप्रीम कोर्ट आता है 1700, कहाँ पे? आप देखो बंगाल में ही आएगा, ठीक है। कैलकाटा में आया 1774 में, क्योंकि उसी को सेंटर बना के रख दिया था। इसमें ये भी बोला गया कि जो भी कंपनी के सर्वेंट्स हैं, जो भी वहाँ काम कर रहे हैं, वो कोई भी प्राइवेट ट्रेड नहीं करेंगे, कोई प्राइवेट ट्रेड नहीं करेंगे, ना ही किसी नेटिव से ब्राइब लेंगे। ये पूरी तरीके से मना करके रखा था, ठीक है। और साथ में एक गवर्निंग बॉडी को अपॉइंट किया गया कंपनी के लिए। देखो, रेगुलेट, कंट्रोल पावर जो भी थी, इनके ऊपर रेगुलेशन कंट्रोल शुरू हुआ, पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन। अब क्या हुआ, इनका जो कंट्रोल है, ठीक है, पहला स्टेप था जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लेगा कि इनको कंट्रोल किया जा सके, ठीक है। और इस कंट्रोल को और स्ट्रांग बनाने के लिए और इंटेंस बनाने के लिए क्या किया गया, ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है उन्होंने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट किया, ठीक। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट किया, ये गवर्निंग बॉडी थे। अब देखो इनका काम क्या था। जो ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे, इनका काम था कि जो भी रिपोर्ट है रिलेटेड टू रेवेन्यू हो गया, सिविल हो गया,
या कोई भी मिलिट्री अफेयर्स हो गया, इसके बारे में पूरी रिपोर्ट देना, ये काम था किसका? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का। इतनी बात क्लियर हुई? ये था रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। कहानी की जैसे याद करो, ठीक है। रेगुलेशन कंट्रोल हुआ, पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन हम क्यों बोल रहे हैं ये दिमाग में रखो कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो थे वो इट वाज लाइक अ सेंटर, और मद्रास और बॉम्बे के जो गवर्नर थे वो उनके सबॉर्डिनेट थे, इट्स काइंड ऑफ वो उनको रिपोर्ट कर रहे थे। तो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन हुआ। अब सारी पावर कहाँ पे जा रही थी? बंगाल के पास में। तो सुप्रीम कोर्ट कहाँ पे होगा? कैलकाटा में होगा। वो कब आया? 1774 में। और इसके कुछ और रूल्स थे कि प्राइवेट ट्रेड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि देखो रेगुलेशन, हमने रेगुलेशन की बात की तो क्या है कि कुछ ना कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगेंगे ना कि आप ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते। तो क्या चीज थी वो? दैट वाज द प्राइवेट ट्रेड, एज वेल एज none of the company officials can take any native, they cannot take any bribe from any native, correct? कंट्रोल की बात आती है। कंट्रोल कैसे किया उन्होंने? थ्रू दी कोर्ट ऑफ द डायरेक्टर्स। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को, जो कि रिपोर्ट करेंगे रिलेटेड टू एवरीथिंग, रेवेन्यू हो गया, सिविल हो गया, एज वेल एज दी मिलिट्री थिंग। गॉट इट? ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट हमारा आता है पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784, ठीक है। 1773 के बाद में हमारा आता है पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। पिट्स इंडिया एक्ट, ओके। देखो कुछ ना कुछ 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 इश्यूज थे दैट वाज रिलेटेड टू द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, और उसको रेक्टिफाई करने के लिए सबसे पहले ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पास किया था अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781, और इसको हम लोग बोलते हैं व्हाट एग्जैक्टली इट इज कॉल्ड? एक्ट ऑफ, ये बोलते हैं पूछा नहीं जाता है बट स्टिल इसको कहते हैं एक्ट ऑफ सेटलमेंट, ठीक है। अब फिर इसके बाद में हमारा आता है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। इसका मेन फीचर अगर आप देखोगे तो जो कमर्शियल और जो पॉलिटिकल फंक्शन था उसको अलग अलग कर दिया गया, ठीक है। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हमारे पास पहले थे, तो जितना भी कमर्शियल फंक्शन होगा उसे कौन डील करेगा? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। और एक नई बॉडी लेके आए जिसको हमने बोला बोर्ड ऑफ कंट्रोल्स। बोर्ड ऑफ कंट्रोल्स, ठीक है। ये मैनेज करेगा पॉलिटिकल अफेयर को। व्हाट एग्जैक्टली इट इज? दिस इज व्हाट एग्जैक्टली इज द डुअल गवर्नमेंट, द डबल गवर्नमेंट यहाँ से शुरू हुआ। एक्ट ऑफ दिस बिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 में, ठीक है। ये चीज याद रखना। बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो था इसको पावर दी गई कि ये जितना भी चीजें हैं रिलेटेड टू सिविल एंड मिलिट्री उसको भी ये डील करेगा, ठीक है। या फिर जो भी रेवेन्यूज हो गए, रेवेन्यूज ऑफ होम, ब्रिटिश पोजीशन, ठीक है, उसके साथ में कौन डील करेगा? बोर्ड ऑफ कैरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। सॉरी गाइस, ओके। सो पहली चीज अगर आप देखोगे कि इम्पोर्टेंट क्यों है, हमने यहाँ पे पहली बार वर्ड यूज किया ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया। ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया। और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उनको पूरा कंट्रोल में लिया था कंपनी के अफेयर्स पे, और ईआईसी का जो पूरा कंट्रोल था वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को मिल गया था, ठीक है।
चाहे वो कोई भी मैटर हो रिलेटेड टू एनीथिंग, और या एडमिनिस्ट्रेशन हो, कोई भी चीज़ हो, पूरा कंट्रोल ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास में आ चुका था. सो दिस इज अबाउट द पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784. Now coming to the next, that is a Charter Act of 1833. Charter Act of 1833. देखो मैं कीवर्ड्स में बताती हूँ, एक बार आपको रीड तो करना ही पड़ेगा. देखो ये यहाँ पे जो जो डिसेंट्रलाइजेशन था, डिसेंट्रलाइजेशन पीक पे था. ठीक है, अरे सॉरी इट्स अ सेंट्रलाइजेशन. सेंट्रलाइजेशन जो था वो पीक पे था. ठीक है, यहाँ पे किया क्या गया, पहले क्या था, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया. फिर जो मद्रास और बॉम्बे के थे वो सबऑर्डिनेट हो गए थे. अब भी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को बना दिया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया. ठीक है, और पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, एंड हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? विलियम बेंटिक. गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग. ठीक है, ये यहाँ पे क्या किया गया, इट डिप्राइव द गवर्नर ऑफ बॉम्बे. ठीक है, पहले क्या था कि यहाँ पे इनके सबऑर्डिनेट थे बॉम्बे वाले और मद्रास वाले. इस बार ही क्या किया, इनका जितना भी लेजिस्लेटिव पावर था वो इनसे छीन लिया गया. लेजिस्लेटिव पावर इनसे छीन लिया गया. ठीक है, और ये पूरी पावर किसको दे दी गई? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को. पहले जितने भी लॉज बनते थे, ठीक है, उसको हम लोग रेगुलेशंस कहते थे. लेकिन अभी जितने भी लॉज बन रहे थे इस एक्ट, इसके बाद जो कुछ भी बनना स्टार्ट हुआ उनको हम एक्ट्स कहना शुरू कर दिए. रेगुलेशन नहीं कहते थे. नाउ इट्स व्हाट, इट्स एन एक्ट. ठीक, स्टार्टिंग में क्या था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, 2 लोग आए, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ कंट्रोल. ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी का काम जो था, आप खुद देखो कि कैसे धीरे धीरे हमने जो पहले वाले में बात की, आई शो यू, वेट, यहाँ पे जब हमने बात की थी कि हाँ, यहाँ से इन लोगों ने देखो, अगर आप ट्रेडिंग, यहाँ पे देखो ट्रेडिंग शुरू हुआ था. ठीक है, हमने बोला 1773 में, 1765 में इनको दीवानी राइट्स मिला, और ये इनका जो टेरिटोरियल पावर है वो शुरू हो गया. और अगर आप यहाँ पे देखो कि यहाँ पे जो इस वाले एक्ट में अगर आप देखोगे तो इनकी जो कमर्शियल एक्टिविटी थी ईआईसी की, पूरी तरीके से खत्म कर दी गई. अब ईआईसी क्या हो गया था, ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी तरीके से एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन चुका है. ठीक है, एक और चीज हुई थी 1833 एक्ट में, वो ये हुआ था कि सिविल सर्वेंट्स का ओपन कंपटीशन का सिलेक्शन के लिए स्टार्ट हुआ था. ठीक है, और इसमें ये भी बोला गया था कि इंडियंस को जो है इसमें से, मतलब सिविल सर्वेंट थे ही, बट इसमें ये था कि एक ओपन कंपटीशन स्टार्ट करेंगे और इंडियंस जो हैं उनको भी इसमें इंक्लूड करेंगे. ऐसा नहीं कि उनको इंक्लूड नहीं किया जाएगा. ठीक है, बट हुआ ये कि जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे उन्होंने इसको ऑपोजिशन किया, और ये कभी आ ही नहीं पाई ये चीज. ये आती है 18 चार्टर एक्ट ऑफ 1853 में. विल टॉक अबाउट इट एज वेल. सो नेक्स्ट एक्ट इज द चार्टर एक्ट ऑफ 1853. चार्टर एक्ट ऑफ 1853. देखो 20-20 साल के गैप में आ रहा है. ठीक है, जब ये स्पेक्ट्रम पढ़ोगे ना तो वो वाला जो चैप्टर है उसमें तो और डिटेल में गिवन है, और जब आप इसको हिस्ट्री में पढ़ते हो तो क्लैरिटी ज़्यादा आती है. अभी आपका पर्सपेक्टिव बस ये होना चाहिए कि क्या क्या इवेंट्स हुए और एक्चुअल में कैसे जो लीगल फ्रेमवर्क्स है उसको कैसे ये इन्फ्लुएंस कर रहा है, बस इतना पता होना चाहिए.
फॉर पॉलिटी सेक्शन। चार्टर एक्ट ऑफ 18 प्रोविजंस पढ़ना जरूरी है क्योंकि ये प्रोविजंस हम कैसे लेके आए, कैसे कैसे अभी अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हैं, क्या क्या चीजें हैं। अभी जब पढ़ोगे ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जब ये क्राउन रूल स्टार्ट होता है तो जो मोस्ट ऑफ द चीजें हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से लिया गया है। तो इसलिए इन थोड़ा थोड़ा मतलब फीचर्स पता होना इज रिक्वायर्ड। और इवन आपका एक बेस भी स्ट्रांग होगा और प्रीलिम्स में डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछता है फीचर्स पे। सो आई वुड से गो फॉर इट, लर्न इट, क्रैम इट, व्हाटएवर यू वांट। चार्टर एक्ट ऑफ 1853 ये वही सीरीज जो 1793 से स्टार्ट हुई 1853 तक चला और इसका कॉन्स्टिट्यूशनल सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे होता क्या है, पहली बार लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शन जो है गवर्नमेंट काउंसिल का वो डिसाइड किया जाता है। अभी आप देखा होगा कि ठीक है 1833 में सेंट्रलाइजेशन पीक पे था, मद्रास और बॉम्बे के जो गवर्नर थे उनकी पूरी लेजिस्लेटिव पावर ले ली गई और वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को दे दिया गया। ओके, ऐसा कहीं नहीं बोला गया कि लेजिस्लेचर का फंक्शन अलग है, एग्जीक्यूटिव अलग है। लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव का जो फंक्शन है वो अलग अलग यहाँ पे बताया गया। फॉर whom? फॉर दी गवर्नर जनरल काउंसिल। ठीक है, ओके। यहाँ पे क्या किया गया और क्या हुआ, पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज वो ये है कि एक यहाँ पर 6 नए मेंबर्स ऐड किए, उनको बोला गया लेजिस्लेटिव काउंसिलर। 6 न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिलर को ऐड किया गया। ठीक है, और ये ऐड किया गया और यहाँ पे लेजिस्लेचर को अलग किया गया। इट वाज लाइक एक तरीके का काउंसिल का ये मिनी पार्लियामेंट था। ठीक है, इसको आप बोल सकते हो कि ये एक तरीके का मिनी पार्लियामेंट था जो कि काम कैसे कर रहा था, फॉलो किसको कर रहा था, कॉपी किसको कर रहा था, ब्रिटिश पार्लियामेंट को। ठीक है, तो जो लेजिस्लेशन एक तरीके का स्पेशल फंक्शन था गवर्नमेंट का। मतलब गवर्नमेंट को पता चला कि ठीक है ये दिस इज समथिंग स्पेशल, दैट वी नीड स्पेशल मशीनरी चाहिए इसके लिए, फंक्शंस होने चाहिए सेपरेट, यूनिक स्पेशल फंक्शंस भी होने चाहिए, प्रोसेसेस होने चाहिए एंड प्रोसेसेस। गॉट इट। यहाँ पे क्या हुआ, जहाँ पे ये बताया गया कि कंपनी रूल कर रही है और ये भी बोला कि वो रिटेन कर सकते हैं पोजीशन ऑफ द इंडियन टेरिटरीज ऑन द ट्रस्ट ऑफ द ब्रिटिश क्राउन। बट अभी तक क्या हुआ कि 1793 से स्टार्ट हुआ, 1833, 1853 और बीच में भी एक आया। ये जो 20 इयर्स का जो ये गैप था ना, ये चल रहा था। बट 1853 के बाद में कुछ क्लियरली मेंशन नहीं किया कि नेक्स्ट एक्ट कब आएगा। तो ये इंडिकेशन था कि जो कंपनी का रूल है वो कभी भी टर्मिनेट हो सकता है जब भी पार्लियामेंट चाहेगी। ठीक है, ये बात समझ में। लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव इन दोनों को अलग किया गया और 6 नए मेंबर्स ऐड किए गए। दे वर लाइक द मिनी पार्लियामेंट। और ये नहीं डिसाइड किया कि जो नेक्स्ट एक्ट आएगा वो कितने साल के बाद आएगा। दैट मीन्स कि जो पार्लियामेंट है वो जब चाहे, बिकॉज इट वॉज लाइक अ मिनी पार्लियामेंट, ब्रिटिश पार्लियामेंट का काम कर रही थी। और अभी नेक्स्ट एक्ट नहीं डिसाइड किया कि कब आना है, तो देयर वॉज अ क्लियर इंडिकेशन कि वो कभी भी जो पार्लियामेंट है वो डोमिनेट कर सकती है। ठीक है, जो कंपनी का रूल चल रहा हुआ है। देयर वाज वन, एक और पॉइंट है जो यू शुड कीप इन माइंड इज, पहली बार जो लोकल रिप्रेजेंटेशन था वो इंट्रोड्यूस किया गया इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल में। ठीक है, और 6 न्यू लेजिस्लेटिव मेंबर्स जो थे उनको सिलेक्ट किया गया। और पहली बात तो लोकल रिप्रेजेंटेशन मिला
लेजिस्लेटिव काउंसिल में, ठीक है, 6 नए मेंबर्स को ऐड किया गया टू द प्रोविंशियल गवर्नमेंट, ओके। एंड जो 6 लोगों को ऐड किया गया उनमें से 4 लोग जो थे वो लोकल गवर्नमेंट से थे। कहाँ से थे वो लोग थे मद्रास से, 4 लोगों को मद्रास से थे, बॉम्बे से थे, बंगाल से थे और आगरा से थे। भाई ये जितनी माइन्यूट इन्फॉर्मेशन है ना, वन लाइन की चीज़ें, ये सब याद रखना, क्योंकि यू विल बी लाइक ठीक है दीवानी राइट्स कहाँ कहाँ मिला था और ये कहाँ कहाँ के लोग थे। अगर आप 1861 वाला एक्ट पढ़ोगे ना तो वहाँ पे क्या हुआ था कि 3 इंडियंस को नॉमिनेट किया गया लेजिस्लेटिव काउंसिल में, वो नाम तुम्हें याद होने चाहिए। तो यू शुड लर्न दीज नेम्स एज वेल, ओके। यहाँ तक कहानी खत्म होती है सारे चार्टर एक्ट्स की, ठीक। नाउ वी विल मूव इनटू दी क्राउन रूल। हम क्राउन रूल की बात करेंगे। 1857 के बाद में हुआ ये। तो क्राउन रूल कहाँ से कहाँ तक जाता है? क्राउन रूल स्टार्ट में 1858 टू 1940, 1858 टू 1947 तक चलेगा हमारा क्राउन रूल, ठीक है। ओके, इसका इम्पोर्टेंस क्या है? इसको हम लोग देखो, ये आया ही था क्योंकि जो 1857 का रिवॉल्ट हुआ था, ठीक है। वी कॉल इट एज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। कुछ लोग मानते भी हैं, कुछ लोग नहीं भी मानते हैं। जब भी हिस्ट्री का चैप्टर पढ़ोगे ना तो जो उसमें ये 1857 रिवॉल्ट है, यू विल गेट की डिफरेंट डिफरेंट लीडर्स ने क्या क्या चीज़ें बोली हैं इंडिपेंडेंस। स्पेलिंग देख लेना यार। ओके, वी कॉल इट एज अ एक्ट फॉर द गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। Act for Good Government of India, ठीक है। यहाँ पे हुआ क्या? यहाँ पे EIC को पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया, ठीक है। जितनी पावर थी वो सब कुछ किसको, जितना भी पावर था, चाहे वो गवर्नमेंट टेरिटरीज का हो, रेवेन्यूज का हो, एडमिनिस्ट्रेशन का हो, सब कुछ दे दिया गया ब्रिटिश क्राउन को, ठीक है। इतना बात समझ में आता है? फीचर्स क्या क्या है, ठीक है। हमारे पास अभी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया चल रहे थे। कौन थे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? विलियम बेंटिक। देखो अभी वो भी चले गए। अब हमारे पास आते हैं वॉइसरॉय जी, ठीक। वो द फर्स्ट वॉइसरॉय ऑफ इंडिया, लॉर्ड कैनिंग। ये सब हम अगर कभी पढ़े होगे बचपन में, बहुत लोग पूछता अगर तुमने बोल देगी फिर की प्रिपरेशन कर रहे हो, हर दूसरा इंसान बच्चा पूछने देगा कौन था गवर्नर जनरल पहला ऑफ इंडिया, बंगाल का कौन था, वॉइसरॉय। सब थोड़े से जब अगर आप नॉट फॉर द यूपीएससी बट इफ यू आर गोइंग फॉर स्टेट एग्जाम्स और एनी वन डे एग्जाम्स, तो वहाँ पे पूछ लेता है बच्चों वाला क्वेश्चन। मैंने बताया था डबल गवर्नमेंट कब स्टार्ट हुआ था? डबल गवर्नमेंट आपका कब स्टार्ट हुआ था? यहाँ पे पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। कैसे? थ्रू दी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एंड बेसिकली 1 मिनट। ओके, यहाँ पे डबल गवर्नमेंट की कहानी हो गई खत्म। ना रहेगा बात ना बजेगी बांसुरी। सॉरी यार, अब ये जगह सही नहीं है बोल, आई डोंट नो कि ये सूट करता है ये नहीं यहाँ पे। इन्हीं बोर्ड ऑफ कंट्रोल है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, ये तेल लेने इनको कर दिया गया, हटा दिया गया, चले गए ये लोग। अब इनकी जगह भैया कोई और ले लिया। कौन आ गया? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, SOS, ठीक है। ये जो थे ना, देखो यहाँ पे कोई मिनी पार्लियामेंट का चक्कर वक्कर नहीं चल रहा है कि मिनी पार्लियामेंट है, ब्रिटिश पार्लियामेंट इतना काम करेगी। इनके पास में आ गई थी पूरी अथॉरिटी, पूरे एडमिनिस्ट्रेशन की, सब कुछ, ठीक है। और ये आया कहाँ से था?
ये ब्रिटिश कैबिनेट से आया था, ठीक है। ही वॉज अ मेंबर ऑफ द ब्रिटिश कैबिनेट, ब्रिटिश कैबिनेट। और रिस्पॉन्सिबल किसको था? डायरेक्ट अब सीधे पार्लियामेंट से बात हो रही है, अभी कोई मिनी पार्लियामेंट का कंसेप्ट नहीं चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। अकेले नहीं थे ये, आगे देखते हैं भाई और कौन कौन था इनके साथ में। एक 15 मेंबर की काउंसिल भी बनाई गई, 15 मेंबर की काउंसिल बनाई गई। क्यों बनाई गई? ताकि असिस्ट किया जाए स्टेट ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, जैसे इंडिया में था। वो आया कहाँ से था? ही वॉज अ ब्रिटिश कैबिनेट, ही वॉज अ मेंबर ऑफ द ब्रिटिश कैबिनेट फ्रॉम द ब्रिटिश पार्लियामेंट, ठीक है। और ये ऐसा नहीं कि जो बोलेंगे वो इनको करना पड़ेगा, नो, ये एक सिर्फ और सिर्फ एडवाइजरी बॉडी थी, सॉरी। और 15 मेंबर थे। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन था? यहाँ का चेयरमैन था। ये सजेस्ट करेंगे, माने ना माने इनकी मर्जी, ठीक है। अब पूरा डायरेक्ट अथॉरिटी कंट्रोल कहाँ से चल रहा है? इंग्लैंड से, ठीक है। इट वॉज लाइक अ बॉडी कॉर्पोरेट कैपेबल ऑफ suing एंड बीइंग sued इन इंडिया एंड इन इंग्लैंड, ठीक। इसका मेन मकसद ये था, देखो, इसका अगर आप मेन मकसद देखोगे ना, वो ये था कि किस तरीके से इंडियंस के तरीके से ही उनको रूल किया जाए। क्योंकि जो ये रिवॉल्ट हुआ उससे ब्रिटिशर्स को एक नेसेसिटी फील हुई कि कैसे इंडियन के साथ में ही कोऑपरेट करके हम वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन करें, ठीक है। अब उनको ये फील हुआ कि भाई इनकी मदद तो हमें इंडियंस की मदद लेनी पड़ेगी। इसके चक्कर में यहीं से शुरू होती है कि अगर आप अभी जो फर्दर एक्ट की बात करेंगे तो कैसे ये नॉमिनेट करना शुरू कर दिया हमारे इंडियन के लिए। 3 राजा थे जिनको लेजिस्लेटिव काउंसिल में नॉमिनेट किया गया था। यहाँ से कहानी शुरू होती है हमारी इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861, 1892 एंड 1909। इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861, 1892 and 1909, ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट इट। सबसे पहले हम बात करेंगे 1861 एक्ट के बारे में। यहाँ पे क्या हुआ, जो you can say like it's the beginning of the representative institutions by associating Indians with the law making process। यहाँ पे इंडियंस को नॉमिनेट करा गया फॉर द लेजिस्लेटिव काउंसिल। और 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने नॉमिनेट किया था 3 लोगों को, टू द इंडियन, नॉमिनेट करा फॉर व्हाट? लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए। ये नाम याद रखना। पहला राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला। भैया उनको इंडियंस की मदद चाहिए, जब तक वो कोऑपरेट नहीं करेंगे उनका एडमिनिस्ट्रेशन, उन पे रूल करना बहुत मुश्किल था। और उनको पता चल गया था ये जो 1857 की क्रांति हुई थी, इसलिए इन लोगों को लेके आए। और सर दिनकर राव, ये 3 लोग, ये 3 नाम याद रखना, ठीक है। इट इनिशिएटेड द पावर ऑफ द डिसेंट्रलाइज। देखो पीक पे शुरुआत कहाँ से हुई थी? 1773 से सेंट्रलाइजेशन की पीक पे कब पहुंचा? 1833। लेकिन जब 1857 की क्रांति, उनको समझ में आ गया भाई इनकी हेल्प लिए बिना सब कुछ अपने कंट्रोल में रखेंगे तो काम नहीं बनेगा। थोड़ा 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 थोड़ा
इनको डिस्ट्रीब्यूट करना, डिसेंट्रलाइजेशन स्टार्ट हो गया। यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन स्टार्ट हुआ, ठीक है। कैसे किया, क्या क्या था इन लोगों ने, जो भी लेजिस्लेटिव पावर थी, 33 वाला याद हो जब बहुत ज़्यादा सेंट्रलाइजेशन था, मैंने बोला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया आ गए, ठीक है। और जो भी पावर्स थी, लेजिस्लेटिव पावर जो थी मद्रास और बॉम्बे की, वो भी किसको दे दी गई, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। कौन कर रहा था, विलियम बेंटिंग सब कुछ कंट्रोल कर रहा था। यहाँ पे कैनिंग ने क्या किया, कैनिंग ने बोला कि जो बॉम्बे और मद्रास है भैया, इनको दे दो इनकी लेजिस्लेटिव पावर, ठीक है। इनको इनकी लेजिस्लेटिव पावर मिल गई, ओके। तो उनकी जो टेंडेंसी थी ना सेंट्रलाइज करने वाली, से शुरू हुई थी, वो हो गई खत्म। और कहीं ना कहीं अब यहाँ से शुरुआत क्या हो गई, डिसेंट्रलाइजेशन की, ओके। तो फर्स्ट पॉइंट लॉ मेकिंग में डाला, नॉमिनेट किया 3 लोगों को, राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला एंड सर दिनकर राव। दूसरा पॉइंट है डिसेंट्रलाइजेशन। तीसरा पॉइंट है व्हाट, न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाया, कहाँ कहाँ के लिए, न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल फॉर बंगाल, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस, वेस्टर्न प्रोविंस एज वेल एज पंजाब। और ये आया कब कब, 1862 में, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस 1886 में एंड पंजाब 1897 में, ठीक है। इस एक्ट के तहत ये भी बोला गया वाइसरॉय को, लॉर्ड कैनिंग को, कि वो रूल बना सकते हैं, ऑर्डर बना सकते हैं, ताकि नॉर्मल जो काउंसिलर्स का बिजनेस, जो भी चीजें हैं, जो भी स्ट्रैटेजी प्रॉपर्टी चलती रहे। और इसी वजह से यहाँ पर शुरुआत किसकी होती है, चौथा पॉइंट इज फॉर द पोर्टफोलियो सिस्टम, है ना। इनको ये डिपार्टमेंट दे दो, इसके साथ में ये डील करेंगे। ये आया कब था, ये याद रखना 1859 में आया था, ठीक है। इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। तो अलग अलग डिपार्टमेंट का इंचार्ज कौन होगा उसके बारे में बोला गया। और मतलब कोई भी फाइनल ऑर्डर होता है तो इस डिपार्टमेंट का जो भी इंचार्ज होगा, जो अभी आप देखोगे कैबिनेट में कैसे होता है वैसा ही, ओके। पांचवा पॉइंट, यहाँ पर वाइसरॉय लॉर्ड कैनिंग को ये भी पावर दी गई कि वो ऑर्डिनेंस को इशू कर सकता है। ऑर्डिनेंस क्या होता है कि जब तुम्हारा लोकसभा राज्यसभा कोई भी सेशन में नहीं है या दोनों ही नहीं है, तो अभी आप प्रेजेंट में देखते हो प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो लॉ बना सकता है। इट्स लाइक प्रेसिडेंट इज एन एग्जीक्यूटिव, बट उसके पास कुछ ना कुछ लेजिस्लेटिव पावर होती है, ठीक है। या शुरुआत कहाँ से होती है, शुरुआत होती है 1861 में, ठीक है। तो बिना लेजिस्लेटिव काउंसिल के मतलब कोई भी कुछ इमरजेंसी या कोई भी सिचुएशन आती है, अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल के बिना भी यू कैन मेक लॉ, ठीक है। और यहाँ पर ही बताया गया था इसी एक्ट के तहत कि इसका जो ड्यूरेशन होगा वो 6 मंथ होगा। अभी प्रेजेंट में कैसे चल रहा है, अगर आप देखोगे प्रेसिडेंट का आर्टिकल 123 में है, ठीक है। और जो गवर्नर्स होते हैं, अगर आप इनका देखोगे ऑर्डिनेंस पावर, इट इज 213, प्रेसिडेंट का इज 123, ठीक है। और जो गवर्नर होते हैं 213, ये सब हम पढ़ेंगे आगे वाले चैप्टर्स में। दिस इज फॉर 1861 का एक्ट। देखो 1860 जो फीचर्स याद कर रहे हो ना, तो ये सोचो कि ये शुरुआत कैसे हुई, अगर ये फीचर आया तो उसके पीछे कुछ लिंक है, एंड दैट इज दी 1857 वाला रिवॉल्ट। अब कैसे कोऑपरेट करना, इसीलिए ये इतना क्या बोलते, थोड़ा पॉजिटिवली इम्पैक्ट कर रहा था हमें। बट वो भी इट्स लाइक कैरेट एंड स्टिक वाला कंसेप्ट और कुछ नहीं, बट स्टिल सम इम्प्रूवमेंट, मतलब थोड़ा डिसेंट्रलाइजेशन हो रहा है, थोड़ा इंडियंस को भी इंक्लूड कर रहे हैं चीज़ों में। और इवन 1853 में आई बिलीव आई मिस दैट पार्ट कि ओपन कंपटीशन सिस्टम जो था वो स्टार्ट हो गया था, मैकाले कमेटी, आई मिस दैट पार्ट। हाँ, सिविल सर्विस जो 1833 एक्ट में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने मना कर दिया था, दे अपोज दैट, दे नेगेटेड दैट थिंग, और वो हट गया था, मतलब आ ही नहीं पाया ओपन कंपटीशन फॉर द सिलेक्शन ऑफ द सिविल सर्वेंट्स।
बट इन 1853 मिखाली कमेटी के द्वारा इनको अपॉइंट किया गया था फॉर द just to introduce an open competition system of the selection and the recruitment of the civil servants. Okay, now let's move on to the next act, that is the 1892 का act. 1892 act, ठीक है. कुछ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को नॉमिनेट करके काउंसिल को बढ़ाया गया. वी डिस्कस्ड इन 1861 भी. कौन कौन थे? राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला एंड साधन पड़ा. 1892 में क्या किया? एडिशनल मेंबर्स को ऐड किया गया. नॉन ऑफिशियल ही थे, नॉट ऑफिशियल, ठीक है. इन दी सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल. और देखो चलाती देखो, सॉरी टू यूज दिस वर्ड्स, बीइंग फ्रॉम यूपी वो थोड़ा चीजें आ जाती हैं. एनीवेज गाइस, so it increased the number of the additional members in the central and the provincial legislative council, बट उन्होंने भाई ऑफिशियल मेजॉरिटी अपनी मेंटेन करके रखी. पहले 3 लोगों को डाला था. जो पॉइंट है वो याद रखना, इंक्रीज दी नॉन ऑफिशियल मेंबर्स इन दी लेजिस्लेटिव काउंसिल. ठीक है, गुड. ओके, और क्या फीचर्स हैं और क्या क्या किया? जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, ठीक है, उनका फंक्शन भी बढ़ा दिया गया. लॉ नहीं बनाना है, बजट से रिलेटेड चीजें भी डिस्कस कर सकते हैं, और कोई क्वेश्चन है जो कि उनको एड्रेस करना है वो भी कर सकते हैं. सो दूसरा पॉइंट है, लेजिस्लेटिव काउंसिल में बजट शुरू, बजट का डिस्कशन कर सकते हैं. ठीक है, इनके फंक्शन को बढ़ा दिया. मैंने याद कैसे किया था, आई विल टेल यू. बजट इज लाइक यू नो व्हाट टू से, वी टॉक अबाउट, आई एम जस्ट टेलिंग माय ट्रिक कि मैंने इसको कैसे याद किया था कि ये इसी एक्ट का है. थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, यू नो, अगर आपको कोई स्टेटमेंट दिया है फिर बोले किस एक्ट से रिलेटेड है, तो मेरा यार 1861 का है या 1892 का है, वहां से कंफ्यूजन शुरू होता है. तो अगर आप जस्ट अ ट्रिक, आई मीन इट्स ऑल अप टू यू, अगर आपको लेना है, दैट माइट बी यू नो सिली और फनी, कुछ भी हो सकता है, बट जस्ट व्हाट आई एम टेलिंग कि मैंने कैसे याद किया था. तो 1892 है. जब भी हम बजट की बात करते हैं तो हम बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात करते हैं. ठीक है, इधर का दोनों एक्सपेंडिचर और ये जो भी उधर क्या बोलते हैं उसको, हाँ, जितना आ रहा है जितना जा रहा है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट समथिंग लाइक दैट, वो इक्वल होना चाहिए. सो 8 2 10, 9 1 10, ऐसे करके मैंने कुछ याद किया था. हाँ, तो बजट इधर आ गया. एंड दैट ट्रिक वाज गिवन बाय वन ऑफ माय टीचर इटसेल्फ, जब मैंने मेंटरशिप ली थी. सो या, anyways, moving on to the next. It provided for the nomination of some non-official members of the Central Legislative Council by the Viceroy on the recommendation of the Provincial Legislative Council and Bengal Chamber of the Commerce. कुछ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को बोला गया ना कि ऐड किया था, तो वो आए कहाँ से थे? वो कुछ तो थे वो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल से आए थे. ये जो नॉन ऑफिशियल मेंबर आए वो कुछ आए थे तुम्हारे ये प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल से, और कुछ आए थे बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स से. ठीक है, और कुछ का रिकमेंडेशन जो है, ये जो बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ये पढ़ लिया, चैम्बर ऑफ कॉमर्स. देखो नोट्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं बस लिख दे रही हूँ, सब कुछ लक्ष्मी कान में है. प्लस यहाँ से जो लोग आए थे ना, इनका रिकमेंडेशन कहाँ से मिला था? डिस्ट्रिक्ट बोर्ड से, म्यूनिसिपैलिटी से, यूनिवर्सिटीज, ट्रेड एसोसिएशन, जमीराज चैम्बर. तो या ये सारी चीजें हो गई. देखो, नॉमिनेशन हो रहा है, कोई किसी से रिकमेंडेशन मिल रहा है, तो यहाँ पे जो है ना, देखो इलेक्शन वर्ड का यूज नहीं हुआ है पहली बात तो ये याद रखना. लेकिन जो सीट्स फिल करने के लिए जो प्रोसेस अपना रहे हैं ना, अलग अलग जगह से लोगों को लेके आ रहे हैं रिकमेंडेशन के थ्रू, ये सारी चीजें जो प्रोसेस हो रहा है, इट वाज लाइक अ इनडायरेक्ट प्रोविजन फॉर द यूज ऑफ द इलेक्शन. तो आप कह सकते हो इलेक्शन का जो कंसेप्ट आया. चौथा ये
जो इलेक्शन का कंसेप्ट आया वो कहाँ से स्टार्ट हो गया? 1892 के एक्ट से. ठीक. So this is all about 1892 act. Moving on to the next, that is the 1909 का एक्ट पढ़ते हैं. ओके. इसको बोला जाता है, सबने सुना होगा बचपन से, जब क्लास 8 में था शायद, ये 8 या 9, इवन 6 में भी होता है, 8 में आई बिलीव. मोरले मिंटो रिफॉर्म्स में बहुत रखती थी इसको. ये वाला और मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म में बड़ा कंफ्यूजन हो जाता. देखो, ये जो मॉर्ले थे ना, ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, ठीक है, इंडिया के लिए. इन दिस पर्सन वाज द वॉइसरॉय ऑफ इंडिया. ठीक है, इन्हीं के नाम से ये चीज पड़ी. इट इंक्रीज द साइज ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल. जो लेजिस्लेटिव कुछ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स ऐड कर दिया. ठीक है, अगर 1961 में देखोगे, ठीक है, इंट्रोड्यूस किया नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को, नॉमिनेट कर दिया लॉर्ड कैनिंग ने. फिर जो नेक्स्ट 1892 आया, उसमें नंबर्स और बढ़ाते, रिकमेंडेशन से लोगों को ऐड ऑन कर दिया. ठीक है, बट यहाँ पे क्या हुआ कि नंबर इंक्रीज कर दिया टोटल लेजिस्लेटिव. कहाँ से? 16 to 60 हो गया था इनका नंबर. कहाँ पे? सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में. ठीक है, और इवन देखो, ये सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में, अब प्रोविंशियल में भी इंक्रीज किया था, बट हर प्रोविंसेस अलग अलग थे, तो उसको याद करना और उसको जानना भी नॉट रिक्वायर्ड. वो नॉन यूनिफॉर्म था. कुछ मतलब इंक्रीज किया, बट यू कैन नॉट से लाइक कि इतने से इतना कर दिया. सेंट्रल में 16 to 60, तो वो दिमाग में रखो. ठीक है, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में अभी भी ऑफिशियल मेजॉरिटी मेंटेन करके रखी थी. ठीक है, बट प्रोविंसेस में नॉन ऑफिशियल मेजॉरिटी के लिए अलाउ कर दिया गया था. तो अगर आप देखो, इट वॉज अ गुड स्टेप, नो. बट सेंट्रल में अभी भी ऑफिशियल्स का ही बोला बाला था. बोलबाला, सॉरी. डेलिबरेटिव फंक्शन जो भी था लेजिस्लेटिव काउंसिल में, वो बढ़ा दिया गया. शुरुआत कहाँ से हुई थी? पिछले वाले एक्ट में, 1892 में. बजट ऐड किया, डिस्कस कर सकते हैं बजट को. कोई भी क्वेश्चन एग्जीक्यूटिव का, उसको भी एड्रेस किया जा सकता है. ठीक है, यहाँ पे क्या ऐड किया? बजट तुम्हारा पहले आ चुका था, बट यहाँ पे क्या ऐड किया गया कि भैया तुम अब सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, तुम्हारे दिमाग में कुछ अभी पढ़ोगे, जब पार्लियामेंट वाला चैप्टर आएगा, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, क्वेश्चन आर क्या होता है, जीरो आर क्या होता है, तो हम पढ़ेंगे. रेजोल्यूशन क्या होता है, मोशंस क्या होता है. रेजोल्यूशन कर सकते, रेजोल्यूशन मूव कर सकते हो. बजट के बारे में तो पहले ही आ चुका था. ये सब कुछ कहाँ से शुरुआत हुई? 1909 के एक्ट में. ठीक है, पहली बार इंडियंस का जो एसोसिएशन था विद एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ द वॉइसरॉय एंड गवर्नर, वो स्टार्ट हुआ. सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो थे, वो पहले इंडियन थे जिन्होंने वॉइसरॉय का एग्जीक्यूटिव काउंसिल ज्वाइन किया, और उनको एज अ लॉ मेंबर अपॉइंट किया गया. ठीक है, और क्या हुआ? सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, लेट मी चेक. ओके, sorry, it's showing that it exited another the whiteboard, but I don't know how exactly, why is it showing that. Anyways, I will open next time. I'll open with the not with Zoom, but with something else. Okay, we'll check it. Anyway, move. So 1909 में और क्या हुआ? 1909 में पहली बार इंडियंस का एसोसिएशन हुआ. इंडियंस का एसोसिएशन हुआ एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ वॉइसरॉय एंड गवर्नर. कौन था भाई?
सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा का नाम लिखना। पहले इंडियन थे जिन्होंने वॉइसरॉय का एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो है ज्वाइन किया था, और इनको क्या नाम था पहले? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। रिमेंबर दिस नेम। वॉइसरॉय का एग्जीक्यूटिव काउंसिल में थे, ठीक है, एज अ लॉ मेंबर, ठीक है। अभी मुझे लगता है कि मैं नेक्स्ट पॉइंट बताने वाली हूँ, ये सबको पता होगा, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन फॉर मुस्लिम, ठीक है। ये मुझे आई डोंट नो बट फॉर मी it's always, when it comes to parliamentary reform, it's all about separate electorate. This is what I always remember. So separate electorate, मुस्लिम को वोट करेगा, डिप्रेस क्लास को, डिप्रेस क्लास में बोल दे भी आइन था, इसीलिए पूना पार्ट एंड ऑल साइन हुआ था। सो ओके, लेट्स टॉक अबाउट इट। यहाँ पे मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया, ठीक है। मुस्लिम को कौन इलेक्ट करेगा? सिर्फ मुस्लिम वोटर। और इसीलिए लॉर्ड मिंटो को बोला जाता है, ये लॉर्ड मिंटो को बोला जाता है व्हाट? द फादर ऑफ द कम्युनल इलेक्टोरेट। It also provided for the separate representation of presidency, for the separate representation of the presidency corporation, chambers of commerce, universities, and jamidars. We'll talk about the. Let me erase all this. There's nothing much, so you guys can just. We'll talk about 1999 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको अपन बोलते हैं मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। कोई और किसी तरीके से अगर इसको प्रोनाउंशिएट करता है तो भाई कर लेना, मैं ऐसे करती हूँ, मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, ठीक है। इसका मेन मकसद था कि इंडिया में एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट जो है वो धीरे धीरे लाया जाए, ठीक है। विल टॉक अबाउट इट। इसमें भी देखो मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड लिखा है, तो मॉन्टेगू जो थे वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंड चेम्सफोर्ड वाज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया। ओके, लेट्स टॉक अबाउट इट। 1919 का एक्ट क्या हुआ इसमें? यहाँ पे शुरुआत होती है, अगर सुना होगा आपने ये डगैरकी वाला वर्ड बहुत कब स्टार्ट हुआ, क्या चीजें थी। सो सॉरी, ओके। यहाँ पे जो सेंट्रल और प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स थे उनको अलग कर दिया गया, ठीक है। इनका जो सब्जेक्ट होगा उस पर सेंट्रल लॉ बनाएगी, ठीक है, और इनका जो सब्जेक्ट है उस पर प्रोविंशियल अपना लॉ बनाएगा। बट ठीक है भैया, तुम अपने आप से सुनो, लेकिन अभी भी जो गवर्नमेंट थी यहाँ पे दैट वाज सेंट्रलाइज्ड एंड यूनिटरी। देखो, सेंट्रल डिसेंट्रलाइजेशन स्टार्ट हुआ था विद 1861। इट्स नॉट लाइक कि पूरा डिसेंट्रलाइज्ड हो गया, धीरे धीरे गवर्नमेंट जो है वो अभी भी सेंट्रलाइज्ड है और यूनिटरी ही है, ठीक है। जो प्रोविंसेस के सब्जेक्ट्स में उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया था। बोला गया एक ट्रांसफर्ड है और एक रिजर्व्ड है, ठीक है। जो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स है उसको कौन देखेगा? गवर्नर देखेगी। वो हेल्प किससे लेगी? जो लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स हैं। राइटिंग इज गोइंग वर्स्ट नाउ, okay, let me check it. It's not working properly, I believe. Oh, okay. और जो रिजर्व सब्जेक्ट है इसको भी गवर्नर ही करेगा, ठीक है। बट इस बार इसको लेजिस्लेटिव मेंबर्स जो मेंबर्स हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल को, उनको रिस्पॉन्सिबल होने की जरूरत नहीं है, सिर्फ गवर्नर और उसका एग्जीक्यूटिव काउंसिल, दैट्स इट। और इसी को हमने क्या बोल दिया? दैट इज व्हाट वी कॉल एज द डायरकी, ठीक। ये ग्रीक टर्म है,
इसका मतलब ये होता है डबल रूल, ठीक है। बट ये चीज़ बहुत ही अनसक्सेसफुल हुआ, देखो इंट्रोडक्शन हुआ बट इट वॉज नॉट सक्सेसफुल, ये बात भी याद रखना। पहली बार तो 1990 बहुत कुछ आया है ना, ये जो तुम्हारे सेंट्रल प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स जो थे वो अलग अलग थे, फिर प्रोविंसेस भी दो पार्ट में कर दिया, ट्रांसफर डिजर्व में कर दिया, उसको डायरकी बोला गया। देन बाइकैमरलिज्म आया। God, let me check what can be done. Can I delete? Oh, okay. Where were we? Bicameralism आ गया। दिस इज द बेनिफिट ऑफ डिजिटल, है ना, पेजेस वेस्ट नहीं करने हैं, इसमें बड़े लिखते रहो, कितने पेज कटते हैं पेजेस के लिए, इट्स गुड। ओके, सो 1990 में बाइकैमरलिज्म, डायरेक्ट इलेक्शंस भी आया। वो टर्म याद है इलेक्शन वाला, दैट वाज सारे किसमें था, 1892 में, याद करना 89 इलेक्शन, लेकिन टर्म इंक्लूड नहीं किया गया था, ठीक है। और डायरेक्ट इलेक्शन एग्जैक्टली में कब आया, 1919 में। ठीक, बाइकैमरलिज्म का मतलब ये लोकसभा राज्यसभा जो होता है उसी को हम लोग बोलते हैं। सो इट्स लाइक अपर हाउस, काउंसिल ऑफ स्टेट, and lower house, legislative assembly। कहाँ पे थे, अपर हाउस एंड लोअर हाउस, ठीक है। और यहाँ पे जो मेजोरिटी ऑफ द पर्सन जैसे अभी होता है ना डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू, वैसे ही है। एंड लास्ट अभी सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो थे वो जो है तुम्हारे वाइस रॉय, वो मेंबर थे वाइस रॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल के, ठीक है। टोटल वाइस रॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल में कितने लोग होने थे, 6 लोग, है ना। 6 में से 3 लोग जो होंगे वो इंडियंस होंगे, ऐसा बोला गया इसमें। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा 1909 में आए थे, ठीक है, लॉ मेंबर थे। अभी कितने होने हैं, 3 होने हैं, बट ये भी बोला कि कमांडर इन चीफ जो है वो इंडियन नहीं होगा, वो उनका ही होगा, ब्रिटिशर्स ही होगा। हमने 1909 में बात की कि सेपरेट इलेक्टोरेट प्रोवाइड किया गया किसको, मुस्लिम्स को। यहाँ पे क्या किया गया, सेपरेट इलेक्टोरेट एक्सटेंड कर दिया गया टू 6 इंडियन क्रिश्चियंस, एंग्लो इंडियंस एंड यूरोपियंस। और फ्रैंचाइज भी दी टू लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल। फ्रैंचाइज किसके बेसिस पे दी थी इन लोगों को, प्रॉपर्टी, लिमिटेड फ्रैंचाइज ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी, टैक्स एंड एजुकेशन, ठीक है। एक हाई कमिश्नर ऑफ फॉर इंडिया जो है, जो कि लंदन में होगा, उसकी नई ऑफिस क्रिएट की गई और उसको कुछ फंक्शंस भी दिए गए। पब्लिक सर्विस कमीशन भी अभी स्टार्ट हो गया था, तो सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन था, पीएससी, सेंट्रल यूपीएससी, सीपीएससी जो भी कह लो, वो 1926 में आ गया। ओके, और जो बजट था, देखो बजट इंट्रोड्यूस कब हुआ, 1892, रिमेंबर दिस। 1909 में क्या बोला कि डेलिब्रेटिव फंक्शन को और बढ़ा दिया गया था, डिस्कस कर सकते हो, मोशंस के बारे में बात कर सकते हो, कोई भी सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है वो पूछ सकते हो। 1919 में क्या किया कि सेंटर, देखो बाइकैमरलिज्म आ गया, अब ये अलग अलग हाउसेज हैं, तो जो बजट भी होगा
थोड़ा दिमाग से सोचो कि जो बजट भी होगा वो भी इनका अपना अलग अलग तरीके से डिस्कस होगा, ठीक है। इनका बजट अलग होगा और ये भी अपना अलग बजट बना सकते हैं, सेंट्रल एंड प्रोविंशियल बजट, ठीक। और इसमें क्या हुआ, इसमें भाई एक कहानी याद रखना, कहानी नहीं मतलब एक स्पेशल चीज होती है। एक स्टैट्यूटरी कमीशन को अपॉइंट किया जा सकता है कि आगे से आने वाले 10 साल बाद गवर्नमेंट ने कैसा परफॉर्म किया गया है वो हम एनालाइज किया जाएगा। और वहीं से शुरुआत किसकी होती है, साइमन कमीशन, ठीक। साइमन कमीशन बहुत सुना होगा साइमन कमीशन के बारे में, लेकिन ये आया कहाँ से, ये 1919 मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के बाद ही आया था। हमने कहा चलो ठीक है ऐसा ही अपॉइंट करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ, 1919 के एक्ट में आया था, बोला था 10 साल बाद आने के लिए, मतलब क्या 1929 में। ये कब आ गया भैया, 2 साल पहले 1927 में आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे जो चेयरमैन था उसका सर जॉन साइमन थे, इनको रिपोर्ट करना था इंडिया की क्या कंडीशन चल रही है, जो भी हमने नया ये जितने भी फ्रेमवर्क कॉन्स्टिट्यूशन बने ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 19 ये चीज होनी है, ठीक है। बाईकैमरलिज्म आ गया, डायनार्की आ गई, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन बढ़ा दिया, और बजट पे सेंट्रल अपना तरीके से डील कर सकता है और स्टेट अलग तरीके से डील कर सकता है, ये सारी चीजें होंगी। ओके ग्रेट। ये सब कुछ एनालाइज कौन करता, जॉन साइमन, ठीक। देखो लॉ भी तुम बना रहे हो और डिसाइड भी तुम करोगे कि कैसी परफॉर्मेंस है, भाई जो इंडियंस को डिसाइड करना चाहिए ना कि हाँ तुमने जो लॉ बनाया ये तुम्हारे ऊपर, तुम मेरे लिए लॉ बना रहे हो, जो लॉ बना रहे हैं वही अगर उसको एनालाइज करेगा तो व्हाट इज द पॉइंट ऑफ डूइंग इट, करेक्ट। देयर इज नो चेक एंड बैलेंस, देयर इज नो रिव्यू। जितने भी मेंबर्स थे कमीशन के वो सारे ब्रिटिशर्स थे, इसलिए जितनी भी पार्टीज थे सबने बॉयकॉट कर दिया कमीशन को, ठीक। कमीशन ने अपनी रिपोर्ट 1930 में सबमिट की। सबने बॉयकॉट क्यों किया था, क्योंकि सब इंडियंस थे, अरे सॉरी सब ब्रिटिश थे, देयर इज नो इंडियन। इन्होंने क्या बोला, वैसे भी डायरकी तो फेल था, चलो ठीक है डायरकी हटा दिया जाता है, इट्स फाइन, इनके रिकमेंडेशन में था। बोल दिया कि रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होना चाहिए, ये चीजें उन्होंने रिकमेंड की थी क्या क्या चीजें हो सकती है, ठीक है, कि जो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट जो है प्रोविंसेस में वो होनी चाहिए, उसका थोड़ा और मतलब एक्सटेंड करो ऐसा करके, ठीक। ये चीज बताइए, ओके इट वाज गुड। द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फेडरेशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया एंड द प्रिंसली स्टेट्स, फेडरेशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया एंड प्रिंसली स्टेट्स। कम्युनल इलेक्टोरेट को चलने दो भाई, कम्युनल इलेक्टोरेट को चलने दो, हमारी यूनिटी तो गई, कोई बात नहीं, ठीक है। अब इन्होंने जो भी प्रपोजल बनाया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बोला ठीक है 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, जहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट होंगे, ब्रिटिश इंडिया होगी और इंडियन प्रिंसली स्टेट होंगे। और यहाँ पे जितना भी डिस्कशन हुआ वहां से रिलीज होता है हमारा व्हाइट पेपर ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म, ठीक है, और इसको ब्रिटिश पार्लियामेंट को दे दिया गया। 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुए, वहां से एक व्हाइट पेपर आया और उस व्हाइट पेपर को दे दिया गया ब्रिटिश पार्लियामेंट को, ठीक है। अब इन्होंने जो जो कुछ बोला, भैया देखो डायरकी को हटाने को बोला था, इन्होंने जो जो कुछ बोला वो आया 1935 के एक्ट में, वो हम डिसाइड करेंगे। अगर आप देखोगे ना तो बहुत सारी चीजें हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 की जो हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लेके रखी है। ये इसके आने से पहले कुछ होता है, विल टॉक अबाउट द कम्युनल अवार्ड। 1927 में आ गया, इन्होंने अपनी रिपोर्ट कब दी, 1930 में। 1932 में क्या होता है, अगस्त 1932 में क्या होता है, ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर शामिल से मैकडोनाल्ड वो एक स्कीम लेके आते हैं, वो स्कीम लेके आते हैं किसके लिए, माइनॉरिटीज के रिप्रेजेंटेशन के लिए।
इन्होंने क्या बोला, देखो शुरुआत हुई 1919 में, मुस्लिम के लिए था। 1919 में क्या बोला, सिक्स के लिए, इंडियन क्रिश्चियंस के लिए उसको एक्सटेंड किया गया, एंग्लो इंडियंस के लिए किया गया, एंड यूरोपियंस के लिए चार्ट लिया। यहाँ पे बोला भैया इसको एक्सटेंड कर दो डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए। गांधी जी आ गए डिप्रेशन में, ठीक है, बात तो सही थी वैसे उनकी। Gandhi ji was distressed over this extension to the principle of the communal representation to the depressed classes. अब गांधी जी का शुरू हो गया फास्ट। I like गांधी जी का तरीका। It's anyway we'll talk about it. आंसर राइटिंग में आता है सुभाष चंद्र बोस गांधी जी का अप्रोच क्या करता, तो उसमें लिखने में काम आ जाएगा। तो ये कहाँ पे थे, यरवदा जेल में, पूना में। अब हुआ क्या कि यहाँ पे ये नहीं चाहते थे कि ऐसा हो, बट अम्बेडकर का इट वाज नॉट द सीन। तो अम्बेडकर इनके बीच में एग्रीमेंट होता है और पूना पैक्ट साइन होता है कि पूना पैक्ट का मेन, देखो अभी और कहानी क्या है, कैसे कैसे क्या होता है वो सब बात करने की जरूरत नहीं। यहाँ यरदा जेल में फास्ट लेते हैं और ये बोला जाता है कि डिप्रेस क्लासेस को सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं मिलेगा, वो हिंदुओं के साथ में जाएंगे, हिंदू का जॉइंट इलेक्टोरेट होगा, बट इनको जो है ना कुछ रिजर्व सीट्स मिल जाएंगी, बट डोंट डू इट। ऐसा अगर आप ऐसा कर रहे हो ना तो और डिवाइड करने की कोशिश करते जा रहे थे वो लोग, ब्रिटिशर्स लोग। ये हो गया हमारा कम्युनल अवार्ड, पूना पैक्ट। ओके लेट्स मूव, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, मतलब काफ़ी चीज़ें नहीं गई हुई हैं। 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। जो मैं ऐसे लिख दे रही हूँ 1935, ऐसे नहीं लिखते हैं, लिखते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1930। तो फिर इसीलिए बोल रही हूँ कि नोट्स, मेरी नोट्स को देख के तुम मत ही बनाना, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में लिख देना, आई विल ट्राई टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस। ओके, ये देखो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का शुरुआत तो 1919 में हो गई थी। वी कॉल दिस एज अ सेकेंड स्टेप टुवर्ड्स अ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। इसमें 321 सेक्शन थे और 10 शेड्यूल्स था, काफी बड़ा था ये, तभी तो इसमें मेजोरिटी पार्ट हमने यहीं से लिया है। It provided for the establishment of All India Federation consisting of provinces and princely state as unit. यहाँ पे देखो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि जो सब्जेक्ट थे वो अलग अलग कर दिए गए थे, ठीक है। सेंटर और 3 लिस्ट आ गई थी, अभी तक सेंटर और स्टेट का था, अभी 3 लिस्ट आ गई थी, एक फेडरल, एक प्रोविंशियल, दिस फेडरल, प्रोविंशियल, ठीक है, स्टेट प्रोविंसेस एंड कॉन्करेंट, जिसके साथ सब डील करेंगे। 59 आइटम्स कुछ थे, इसमें 54 थे, इसमें कुछ 36 थे, ठीक है। और जो रेसिडियरी पावर थी वो किसको दे दी गई थी, वॉइस रॉय को। यहाँ पे इन लोग का था कि एक ऑल इंडिया फेडरेशन बनाएंगे जहाँ पे प्रोविंसेस होंगे, प्रिंसली स्टेट होंगे, बट फेडरेशन कभी हुआ ही नहीं। रीजन वो प्रिंसली स्टेट ने अग्री नहीं किया फेडरेशन के लिए, डायरकी को कर दिया खत्म, ठीक है। और डायरकी खत्म हुई और यहाँ पे शुरू हो गया तुम्हारा प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। अपने एरिया में वो अपना एडमिनिस्ट्रेशन गवर्न कर सकते हैं, ऑटोनॉमस यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, सब कुछ दे वर अलाउड टू डू ऑल दिस थिंग्स। तो ये तरीके का रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट प्रोविंसेस। देखो 1919 से हमने बोला कि रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की शुरुआत हुई थी, दैट 1935 में जो कुछ हो रहा है दैट इज ऑल अबाउट टू सेकेंड स्टेप टुवर्ड्स द सेंट्रलाइजेशन, ठीक है। The Act introduced a responsible government in the provinces. The governor was required to act with the advice of the minister responsible to the provincial legislature. ये एक्ट जो है वो 1937 में आया और ये एक्ट नहीं, ये जो फीचर था कि प्रोविंसेस में आएगा, गवर्नर जो है उसको एक्ट करना होगा विद एडवाइस ऑफ द मिनिस्टर जो फिर रिस्पॉन्सिबल होगा टू द स्टेट लेजिस्लेचर। ये 1937 में आया बट 19 का टाइम में चला भी गया,
ठीक, इसने क्या किया, देखो डायरकी को पूरी तरीके से हटाना था। डायरकी अभी कहाँ था, अभी डायरकी हमारा था 1919 वाले एक्ट में प्रोविंसेस में था, प्रोविंसेस में हटा दिया डायरकी, बट सेंटर पे लागू कर दिया। डायरकी तुम्हारा जो है वो प्रोविंसेस में हट गया, बट सेंटर पे लगा दिया। ठीक है, और जितने भी फेडरल सब्जेक्ट्स थे उनको डिवाइड कर दिया रिजर्व में एंड ट्रांसफर सब्जेक्ट में। बट ये जो प्रोविजन है वो कभी ऑपरेशन में आया ही नहीं। ठीक है, बाई कैमरलिज्म आया, मतलब तुम्हारा लोकसभा राज्यसभा ये जो होगा। ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल असेंबली, तो ये आया तुम्हारा जो बाई कैमरलिज्म है। बाई कैमरलिज्म तुम्हारा है 6 से 11 प्रोविंसेस में, बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, बिहार, असम एंड यूनाइटेड प्रोविंसेस। बंगाल में, बिहार में, बॉम्बे, मद्रास, असम और यूपी को यूनाइटेड प्रोविंसेस बोलते थे। ठीक है, तो बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस इसमें लगाए गए थे। कम्युनल इलेक्टोरेट, इसने एक्सटेंड किया था प्रिंसिपल ऑफ द कम्युनल रिप्रेजेंटेशन। सेपरेट इलेक्टोरेट किसको किसको प्रोवाइड किया गया, सेपरेट इलेक्टोरेट प्रोवाइड किया गया सेपरेट वुमेन्स के लिए। कब आया था याद रखना, 1935 के एक्ट में। डिप्रेस्ड क्लासेस, डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए, वुमेन्स के लिए, वेट